प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये है अंधेरे में एक हाथ से ताली नहीं बजती, सही अर्थ है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ क्या? एक हाथ में शक्ति नहीं होती, गलत। मित्रता दोनों ओर से होती, गलत। एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता। इसके लिए हमेशा ये मुहावरा, जब भी कोई झगड़ जाता है तो उससे हमेशा कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण बताइए। तो अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि अनुप्रास भी हो उसमें, पुनरुक्ति प्रकाश दोनों अलंकार हों, तो वो उदाहरण कौन सा है? तो वो उदाहरण है पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। ये पुनरुक्ति अलंकार भी है। पुनरुक्ति मतलब एक शब्द दोबारा आ रहा, बारे बारे। और पात भरी सहरी सकल सुत, सकल सुत, बा वा वर्ण की व्यावृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार दोनों में है। मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राय, रूपक अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, ये उपमा अलंकार है। ये रूपक, ये भी रूपक, और ये उपमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कठिन पे कहन न जाना, उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? तो यह है व्यतिरेक अलंकार का। विभावना अलंकार देखें क्या होता है। विभावना अलंकार होता है जो बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य होना विभावना अलंकार होता है। और व्यतिरेक अलंकार की यदि बात करें तो व्यतिरेक अलंकार होता है कि अधिक, यानी कि किसी चीज की अधिकता को श्रेष्ठ बताया जाए, मतलब जो कोई हो उसको श्रेष्ठ बताया जाए दूसरे से, तो वहां पर ये होता है व्यतिरेक अलंकार, यानी कि एक से दूसरे की श्रेष्ठता सिद्ध की जाए, वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। और जो विरोधाभास अलंकार है, ये विरोधाभास अलंकार यानी कि विरोध प्रदर्शित किया जाए, विरोध प्रदर्शित जहां पे किया जाता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है वो होता है जहां पर कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब कारण के बिना जो विभावना अलंकार होता है वो कारण के बिना भी कार्य हो जाए, तो होता है जैसे कि बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत भई है, यह अजहू है छोटी। श्री कृष्ण माता यशोदा कह रहा है, तो जितने भी माता यशोदा और श्री कृष्ण के या सूरदास के, जितने, क्योंकि वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, सूरदास की रचनाओं में ज्यादातर वात्सल्य रस का प्रयोग ही किया गया है और वात्सल्य सम्राट भी कहे जाते हैं। तो इस जो पद दिया गया है इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माधुर्य गुण प्रायः किस रस में होता है? तो माधुर्य गुण जो होता है वो इन तीनों में होता है, यानी कि डी इसका राइट है। श्रृंगार रस में भी माधुर्य गुण होता है, करुण रस में भी होता है और शांत रस में भी होता है, यानी कि तीनों में माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव्यर्थ का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा देवी धन अर्थ, और ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि, यण संधि क्या होती है? यदि या और वा, जैसे या है और वा है, यदि इनसे पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, जैसे इसमें देखिए या से पहले वा आधा अक्षर आ गया है, या से पहले वा आया, तो या से पहले या वा से पहले कोई भी आधा व्यंजन आ जाए तो वहां पर यण संधि होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सावर्ण है, सावर्ण कौन सा है? तो सावर्ण इनमें से क्या तालब्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है? तो सावर्ण जो है वो तालब्य वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये प्रश्न है, तालब्य वर्णों की संख्या कितनी है? तालब्य वर्णों की संख्या कितनी है? तालब्य वर्ण वो कितने होते हैं? तो तालब्य वर्ण 9 होते हैं। अब 9 कौन कौन से होते हैं देखें, बताएं। देखिए छोटी ई बड़ी, ये तालब्य वर्ण कहलाते हैं। और चा वर्ग, चा, छा, जा, झा
और या, उसके बाद या और ये सा। ये तो ये वर्ण तालब वर्ण कहे जाते हैं। आप गिनते हैं इनको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण तालब वर्ण कहे जाते हैं। देशार्पण में समास है। देशार्पण में कौन सा समास है? तो देशार्पण में जो समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या है? देशार्पण यानी कि देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण। इसका जो होगा विग्रह होगा वो होगा देश के लिए अर्पण। को के लिए, देशार्पण यानी कि देश को अर्पण या देश के लिए अर्पण, तो को और के लिए ये होता है संप्रदान कारक का चिन्ह होता है ये, तो इसलिए यहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तप और तप्य, तप और तप्य के लिए सही अर्थ युग्म का चयन करना है। तो इसमें देखिए तप तथागत गलत है, संयम नियम गलत है, तपस्या और सो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तप माने होता है तपस्या और तप माने होता है शिव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? उत्कर्ष के पर्यायवाची बताना है कि इनमें से उत्कर्ष के सभी, इनमें जो समूह दिए गए हैं इनमें कौन से उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? तो देखें, पहला दिया गया है उन्नत अवहप उत्थान विकास। वी है प्रगति उत्तम प्रशंसा उदय उत्थान तरक्की अभ्युदय समृद्धि। देखिए अगर इस पे गौर करें तो ये सभी उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। उत्कर्ष माने उत्थान, उत्कर्ष को तरक्की भी कहते हैं, उत्कर्ष को अभ्युदय भी कहते हैं, उत्कर्ष को समृद्धि भी कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निर्भय का विलोम क्या है? निर्भय का विलोम बताना है। तो निर्भय का विलोम अभय, अभय माने भी निर्भय होता है, निडर, निडर माने भी निर्भय होता है, निर्भीक माने भी निर्भय होता है। तो देखिए निर्भय मतलब बिना भय के, निडर भी बिना भय के, अभय भी बिना भय के और निर्भीक भी बिना भय के। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा भय, निर्भय का भय होगा। तो डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कि अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। अंकुरित में प्रत्यय क्या है? तो अंकुरित इत लास्ट में निकल रहा है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, यानी कि प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जो जोड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। मठ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मठ का पर्यायवाची होगा आश्रम। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी इसमें दी गई है, देखिए परिस्थिति गलत लिखा हुआ है, परिस्थिति ये भी गलत लिखा हुआ, परिस्थिति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। चलेउ निशाचर कटुक अपारा चतुरंगिनी अनि बहुधारा और विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल वरण पताक ध्वज नाना। इसमें हमें छंद का चयन करना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये जो उदाहरण है ये चौपाई छंद का है। दोहा क्या होता है? दोहा एक अर्ध सम मात्रक छंद होता है, अर्ध सम मात्रक छंद होता है, और इसके 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि इसमें 4 चरण होते हैं, और 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण। इन दोनों चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, और इन दोनों चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सूरठा जस्ट इसका उल्टा होता है, ये मात्राएं इधर आ जाती हैं और ये इधर पहुंच जाती हैं, यानी कि 11-13 पर यति होती है, सूरठा में 11 और 13 पर। सेम दोहा का उल्टा होता है। रोला क्या होता है? रोला जो होता है वो 24 मात्राओं वाला एक सम मात्रक छंद है रोला। तो ये चौपाई है, चौपाई 16 मात्राओं वाला सम मात्रक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य मम्मट और
विश्वनाथ जी ने 9 रस माने हैं, वैसे कुल रसों की संख्या 11 होती है, जबकि इन लोगों ने रसों की संख्या 9 मानी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्थान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो उत्थान में देखिए उत उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि निम्न में अलंकार है जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जय लक्ष्मी सी उदित हुई उपमा अलंकार। सी, सरस, जैसे कहीं भी तुलना वाली बात आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। और एक रूपता प्रदर्शित की जाए, जैसे चरण कमल, कमल रूपी चरण, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसमें भी रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए और उसका अर्थ भिन्न हो, जैसे कनक कनक की सौगुनी मादकता अधिकाय, वहां पर यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि चारुचंद्र की चंचल किरणें चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। भगवान भक्तों की भयंकर भूर भूत भगाइए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो ये सभी अलंकार प्रमुख रूप से 6 अलंकारों के बारे में, 7 अलंकार 8 अलंकारों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपने अलंकारों के बारे में और अधिक अध्ययन करना है तो हमारे चैनल पर जाइए और एक अलंकार से संबंधित जो वीडियो बनाया है हमने उसको आप देखिए, उसमें बहुत से अलंकारों के बारे में हमने चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग बताना है कौन सा है कि जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है उसी प्रकार भारत में हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें बताना है कि त्रुटि किस भाग में है। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा ये इनकी पूरा एक वाक्य है यहां से लेकर के और ये डी तक, यहां तक ये एक पूरा वाक्य है। तो इस वाक्य में किस भाग में गलती है, इसमें है या फिर इस भाग में गलती है, वो गलती आपको बताना है। तो देखिए गलती है इस भाग में। अब आप विचार करिए गलती इस भाग में है तो कहाँ है। तो देखें, जिस प्रकार चीन कोमा, जापान कोमा, ये 2 कोमा लगने चाहिए थे यहां, तब ये सही होता कि जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की, तो ये कोमा नहीं लगे थे, इसलिए ये इस भाग में गलती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, वाक्य किस प्रकार का है। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, तो ये है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। जिस प्रकार के और, तथा, परंतु, इस प्रकार के शब्दों से जो जुड़कर, अव्यय शब्दों से जुड़कर जो वाक्य बनते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में एक साधारण वाक्य और एक मिश्र वाक्य जुड़ा हुआ होता है। का वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्णों के जो का वर्ग के जो वर्ण हैं, का, खा, गा, घा, इंगा तक, इनके उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, इंगा और हा और आहा। ये देखिए कंठ वर्ण से इतने वर्ण उच्चारित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण उच्चारण होते हैं। और इससे कौन कौन से होते हैं। तालव्य वर्ण कौन है, बता चुके हैं अभी पिछले ही प्रश्न में। दंत वर्ण होते हैं जो दांत से स्पर्श होते हैं। ता, था, दा, धा, ता वर्ग दंत वर्ग होता है। चा वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है। नासिका से पंचमाक्षर बोले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे अगले कि लाभालाभ में कौन सा समास है। लाभालाभ में समास बताना है कि लाभालाभ में कौन सा समास है। विचार करिए कि लाभालाभ पर किस समास का प्रयोग है। तो लाभालाभ में द्वंद्व समास है, यानी कि लाभ और लाभ, लाभ और लाभ। लाभालाभ का मतलब है लाभ और लाभ। तो लाभालाभ में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास वो होता है जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, अशुद्ध बताना है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये अशुद्ध है। मैं मेला देखने जाता हूँ, 1 और 1 11 होते हैं, बाकी ये सब सही हैं, केवल
बी वाला गलत वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। गायिका में संधि है, गायिका में कौन सी संधि है? तो गायिका में अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गय धन इका, गय धन इका होगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तत्सम शब्द का चयन करना है, एक तत्सम शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? क्या आम तत्सम है? नहीं है, इसका तत्सम तो आम्र होता है। और जिह्वा तत्सम है, बिल्कुल जिह्वा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वो होता है जीव, इसका तद्भव जीव होता है। और दूध जो है तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो दुग्ध होता है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। और उंगली, उंगली तद्भव है, जबकि अंगुली, अंगुली जो होता है ये तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। मिठास में प्रत्यय को पहचानना है, मिठास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मिठास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न, धूप दीप में समास है, धूप दीप में कौन सा समास है? तो धूप दीप में द्वंद्व समास है, यानी कि धूप और दीप।